यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं क्यों लेकर आई हूँ, उसके पीछे टू फोल्ड मोटिव है। यूसीसी अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। यूसीसी हमारी कंट्री में आ सकता है, नहीं आ सकता है, यदि आ सकता है तो क्यों और कैसे आ सकता है, क्या लीगल बैकअप है इसके पीछे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एंड करंटली अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल के फॉर्मेट में फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इन राज्यसभा। तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया इसकी अराउंड डिस्कशन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट एग्जैक्टली इज यूसीसी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यदि मैं यूसीसी की बात करूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इट्स अ काइंड ऑफ डीपीएसपी। नाउ व्हाट इज अ डीपीएसपी? डीपीएसपी इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारे स्टेट को बताते हैं कि उन्हें क्या चीज़ों को अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बट दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, दे आर नॉट जस्टिफाइबल बाय द कोर्ट और एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। मैं कोर्ट में जाके इनके लिए केस नहीं लड़ सकती हूँ, बट स्टिल मुझे अब डीपीएसपीज बताते हैं स्टेट को कि उन्हें किस तरीके से लॉ लेकर आना चाहिए। यूसीसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44 विच टॉक्स कि स्टेट को सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इंडियन टेरिटरी में थ्रू आउट ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट सिटीजन्स के फेवर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करे। अब पहले समझ लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, कहाँ से डेवलप हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि थ्रू आउट द कंट्री एक लॉ। जैसे कि मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं, क्रिमिनल लॉ इज समथिंग विच इज कोडिफाइड इन नेचर। हमारी पूरी कंट्री में रहने वाले हर इंसान को सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट गवर्न करता है, लेकिन ऐसा रिलीजियस मैटर्स ऑफ अफेयर में नहीं है। हमारे पास पर्सनल लॉज में अलग 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 लेजिस्लेशन है। हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट लॉ है। हम हिंदू लॉ अलग पढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ अलग पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्रिश्चियन, पारसी, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, 4 कम्युनिटीज के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो यदि यूसीसी हमारी कंट्री में एप्लीकेबल होता है तो सारे रिलीजियस फ्रीडम्स जो है, जो रिलीजियस लॉज अलग अलग है, वो सब कोडिफाइड नेचर में आ जाएंगे यदि हम यूसीसी अप्लाई करते हैं तो उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। अब पहले हम इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक डेवलपमेंट, एक लीगल डेवलपमेंट, एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझ लेते हैं। ये 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ। पहला था प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर ही लेक्स लोकाई रिपोर्ट आई थी 1840 की, जिसके अंदर ये बोला गया था कि कोडिफिकेशन होना चाहिए इंडियन लॉ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे इंडियन लॉज कोडिफाइड रहें और पूरे टेरिटरी में एज इट इज एक तरीके से अप्लाई करें। इसी के चलते क्रिमिनल लॉ, एविडेंस लॉ, क्रिमिनल हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे कुछ सिविल लॉज हो गए लाइक सीपीसी एक्सेट्रा, उन सबको कोडिफाई किया गया। अब लेक्स लोकाई रिपोर्ट के अंदर कोडिफिकेशन की बात तो आई, लेकिन एक और सजेशन आया कि आप सारे रिलीजियस लॉज को इससे बाहर करो। जितने भी हमारे पास रिलीजियस लेजिस्लेशंस हैं उन्हें बाहर करो, मतलब जो पर्सनल लॉज हिंदूज मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ को अप्लाई करते हैं उनको आप कोडिफाई मत करो, क्योंकि उन्हें कोडिफाई करना हमारी कंट्री के लिए गलत होगा। हमारी कंट्री के सेक्युलर नेचर को देखते हुए, नॉट सेक्युलर नेचर, डिफरेंट रिलीजियस नेचर्स को देखते हुए बहुत ही गलत होगा कि हमें कोडिफाइड लॉ अप्लाई करें। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आई। उसके बाद क्वीन का 1859 का प्रोक्लेमेशन आ गया, जहाँ पर क्लियरली ये मेंशन था कि रिलीजियस मैटर्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, जिसका असर ये हुआ कि हमारे पर्सनल लॉज कोडिफाई उस समय पर नहीं हुए। सो दीज आर द 2 थिंग्स इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज बहुत टाइम से नहीं चला आ रहा है, उसको नहीं प्रमोट किया गया कि आप पर्सनल लॉज को कोडिफाई करो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि हम पोस्ट कॉलोनियल एरा में ये समझे कि यूसीसी का क्या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आया। पोस्ट कॉलोनियल एरिया मतलब योर 1947 से लेके 1985 तक का जो एरा है, उसमें इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे जो मतलब प्रोमिनेंट लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पुश किया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर अप्रोच ये एटलीस्ट हमारे पास एक डीपीएसपी के फॉर्मेट में अप्लाई किया गया।
लेकिन इसी के साथ साथ ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि डीपीएसपी कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं होता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे यहाँ पर हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया गया. दिस वॉज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिमसेल्फ. एंड द मोटिव ऑफ हिंदू कोड बिल वॉज टू रिफॉर्म ऑल हिंदू लॉज. सारे हिंदू लॉज का रिफॉर्मेशन था. सक्सेशन एक्ट आया हमारे पास 1956 में, जहाँ पे डॉक्टर्स को इनहेरिटेंस का राइट ओरिजिनली नहीं दिया गया, फिर बाद में विद अमेंडमेंट हमने वो भी दे दिया. हिंदू मैरिज एक्ट आया, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट आया, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट आया. तो हमारे पास एन नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस अप्लाई किए गए, which the enforcement of this legislations made it very clear that it is not possible to have UCC in our country. पॉसिबल नहीं है कि हम यूसीसी लगा पाए. उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का सिर्फ लीगल या फिर मैं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल डेवलपमेंट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि आज इसका करंट स्टेटस क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट केस था इसमें शाहबानू बेगम का केस. शाहबानू बेगम के केस के अंदर शी कॉल्ड फॉर मेंटेनेंस, शी आस्क्ड फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम द कोर्ट अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. तो ये बात हुई कि पहले कोर्ट ने यहाँ पे डिवोर्स के केस में मेंटेनेंस डिनाई कर दिया बिकॉज दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ एट दैट पर्टिकुलर टाइम. उसने कोर्ट को अप्रोच किया, शाहबानू बेगम ने फिर से कोर्ट को अप्रोच किया. सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में रूलिंग उसके फेवर में देते हुए ये बोला कि जो 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अप्लाई करता है. वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अप्लाई करता है. तो आप किसी भी रिलीजन के हो सकता है आपके पर्सनल लॉज के अंदर आपको मेंटेनेंस का प्रोविजन ना हो, बट स्टिल आप 125 में वो प्रोविजन नेम कर सकते हो. इसी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकमेंड किया था कि आप यूसीसी को लेकर आओ हमारी कंट्री में. ये बहुत ज़रूरी है टू कोडिफाई लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस था डेनियल लतीफ़ी का केस. डेनियल लतीफ़ी के केस के अंदर भी मुस्लिम वुमेन्स एक्ट को एक्चुअली चैलेंज किया गया था. इसके अंदर मुस्लिम वुमेन्स एक्ट को भी मुस्लिम वुमेन एक्ट को चैलेंज किया गया था. अगेन बात ये थी मेंटेनेंस नहीं है, क्या करें. कोर्ट ने इसमें हारमोनियस रीडिंग करी, सेक्शन 125 सीआरपीसी में अवेलेबल मेंटेनेंस के राइट्स की अलॉन्ग विद आर्टिकल 21, 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और कोर्ट ने ये बोला कि भले कन्वर्जन एक ग्राउंड हो सकता है तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट ऑफेंस है. अगेन कोई बहुत तगड़ा एनफोर्समेंट ऑफ यूसीसी नहीं था इस केस के अंदर, बट देन रिकमेंडेशन था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि यार यूसीसी लेकर आओ, एटलीस्ट मेंटेनेंस सक्सेशन के लॉस को तो कोडिफाई करो ही करो ताकि लोग यहाँ पे सफर ना करें. उसके बाद आया सरला मुद्गल का केस. सरला मुद्गल के केस के अंदर भी यही बात थी, कन्वर्जन फ्रॉम इस्लाम टू हिंदू एंड देन क्लेम ऑफ राइट ऑफ मेंटेनेंस एक्सेट्रा. कोर्ट ने बोला ऑफेंस हमारे पास है 494 में, बहुत अलग अलग चीज़ें, और कन्वर्जन आप सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते ताकि आप अलग अलग टाइप्स की मैरिज कर सको, क्योंकि मुस्लिम्स में 5 मैरिज अलाउड होती है, हिंदूज में 1 मैरिज अलाउड होती है. तो यहाँ पे कन्वर्जन का केस था. अब बात वही थी, इन तीनों केसेस के अंदर कहीं ना कहीं यूसीसी एक मेन मुद्दा था एंड कोर्ट ने कलेक्टिवली रिकमेंड किया टू हैव अ हार्मोनाइज्ड वन लॉ वन नेशन इनटू पर्सनल लॉज डोमेन ऑल्सो. And so at the end of the day, the Supreme Court recommended the enforcement of UCC in our country, and that is very important to codify all these provisions, all these laws here. Then another example which you should know about is Goa Civil Code. Goa एक लौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर UCC है in the form of common family law. ठीक है, ये गोवा स्टेट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी यूसीसी एनफोर्स्ड है. यूसीसी काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉ है गोवा के अंदर, जहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है, बिटवीन चिल्ड्रन भी है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है. सो दे हैव कॉडिफाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में लॉज, मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में लॉज, बट स्टिल दिस इज नॉट समथिंग विच इज स्ट्रिक्टली यूसीसी इन नेचर, राइट. ये कोशिश की गई है लाने की, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज स्ट्रिक्टली इन नेचर. वी सर्टन हैव डिफरेंट, यहाँ पर भी कुछ अलग अलग कम्युनिटीज, रिलीजियस एरियाज के लिए डिफरेंट लॉज हैं, बट स्टिल गोवा सिविल कोड हैज गिवन एन एग्जाम्पल एंड नाउ एमपी इज ऑल्सो प्रपोजिंग टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. So in line of the civil code enforceable in Goa, in the state of Goa. So this has become an example for all the states to come up with a civil code which is in the codified nature, which is trying to codify all the personal laws of the individuals in that particular state. गोवा सिविल कोड की जैसे कि मैं आपको बात बता रही थी कि यहाँ पर मैरिज, डेथ कंपल्सरी रजिस्टर्ड है, डिवोर्स के जो ग्राउंड्स है वो कॉमन टू ऑल हैं. ठीक है, मुस्लिम्स के पास भी यहाँ पर स्पेसिफिकली राइट है, लेकिन वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते अंडर गोवा सिविल कोड. उसके बाद कोर्स ऑफ मैरिज, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कपल साथ में ओन करता है, फीमेल मेल के राइट की बात नहीं है.
हस्बैंड वाइफ के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स डिसहेरिडेट नहीं कर सकते उनके चिल्ड्रन को एंटायरली। सो बेसिकली ये कुछ फीचर्स है गोवा सिविल कोड के जो हमें ये बताता है कि यदि यूसीसी हमारी कंट्री में आएगा तो वो कैसे आ सकता है। एंड इसी लाइन ऑफ प्रिंसिपल के अभी जैसे कि मैंने आपको फिर से बताया, मध्य प्रदेश स्टेट ने फिर से फोर्स किया है कि उन्हें यूसीसी लेकर आना है, प्रपोजल आ रहे हैं। तो सो दिस हैज बिकम अ ग्राउंड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ यूसीसी इन द एंटायर स्टेट्स। देन why UCC is in news again? Currently बीजेपी एमपी किरोड़ी लाल ने एक्चुअली सबसे पहले तो 2019 इलेक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा था बीजेपी का, एनफोर्समेंट ऑफ यूसीसी लॉज इन द कंट्री, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैन सेवरल टाइम्स ये बिल प्रोड्यूस हुआ बट ये पास नहीं हो पाया। अभी बीजेपी एमपी किरोड़ी लाल ने अपोजिशन होने के बावजूद प्राइवेट मेंबर बिल के फॉर्मेट में राज्यसभा में प्रपोज किया है वन लॉ फॉर वन नेशन। सो दैट इज व्हाई दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज इन न्यूज अगेन। सो यू शुड नो दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज ये किसी भी पेपर में किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। So that's it dear students for today's lecture. I hope आपको UCC पे काफ़ी important insights मिले होंगे through this specific video. Stay tuned on our channel and let us know in the comment box below कि आपको किस particular topic पे कोई भी elaborative video चाहिए जो आपको exam perspective से important लग रहा है। साथ ही में हम लोग कुछ videos अपने channel पे लाते रहेंगे जो आपके लिए important है exam perspective से। So that's it for today. Everybody all the best. Take care.